हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू थोड़ा सा जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो जल्दी ओवर हो गया था, इसीलिए ये सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है हमारा बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था लगभग यहाँ तक। ओके, हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैं आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। ओके, सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल्स थे वो 1 मिनट, जो सेल्स थे वो पहले ही डिस्कवर्ड हो गए थे। सबसे पहले डिस्कवर किसने करे थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, और इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने डिस्कवर किस में करे थी? इन्होंने कॉर्क के स्लाइस में, मतलब जो प्लांट्स में जो मतलब एक तरीके से लकड़ी की जो छाल होती है ना, उसको इन्होंने ऑब्जर्व करा था। उसमें इन्होंने डेड सेल्स को देखा था। अब डेड सेल्स इन्होंने क्यों देखा? जब तक वो प्लांट से अटैच था, ठीक है, जब तक वो वुड से अटैच था, नीचे वाला जो वुड पार्ट है, जब तक कॉर्क उससे अटैच था तब तक वो लिविंग फॉर्म में था। लेकिन जब उससे हम लोगों ने निकाल दिया तो वो अब नॉन लिविंग फॉर्म में हो चुका था। ठीक है, हालांकि वो पहले लिविंग फॉर्म में था, इसीलिए उसके अंदर सेल्स थे। ओके, तो इसीलिए जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से 1665 में इन्होंने 1665 में डेड सेल्स की खोज करी थी। ओके, फिर एक साइंटिस्ट आते हैं लिवन हुक, 1674 में। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने अपने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से डिस्कवर करे थे फ्री लिविंग सेल्स। ओके, लिविंग सेल्स को इन्होंने डिस्कवर करा था पॉन्ड वाटर में। ठीक है, इन्होंने तालाब के वाटर में कई सारे माइक्रोस्कोप्स थे, सॉरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो इन्होंने उसको और इन्होंने ऑब्जर्व करा था अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, आप जो ब्रेन ऑफ द सेल है, मतलब न्यूक्लियस, इसको डिस्कवर करा था किसके द्वारा? जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। फिर आते पुरकिंची 1839 में, क्वाइन द प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, पुरकिंची है क्या? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। प्रोटोप्लाज्म क्या, अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिए, जो पुरकिंची इन द ईयर ऑफ 1839 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists Schleiden and Schwann। ठीक है, कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बने हुए हैं। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल्स की हेल्प से बने हुए हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग सेल से बने हुए हैं। ये किसने कहा था? ये दो साइंटिस्ट ने कहा था, दो बायोलॉजिस्ट ने कहा था, जिनका नाम था श्लेडन और शॉन। ठीक है, सो इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1839 में कहा था, जब पुरकिंची ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर करा था, उसके तुरंत ही बाद। ओके, फिर आते हैं हमारे, एक आते हैं बर्चू। ठीक है, बर्चू 1855 में, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने कहा था जो सेल्स है आखिर में इनकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो सेल्स की ग्रोथ प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल को बाय डिवीजिंग मैथड, ठीक है, दे देता है। जैसे अमीबा में भी डिवीज़न होता है ना, बाइनरी फिशन, वैसे ही सेल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रोसेस होती है जिसे माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं जाते हैं। तो इसी से जो सेल है इनको डिवाइड करा जा सकता है। ठीक है, ये किसने करा था? ये बर्चू ने करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी रही थी। ओके, so with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। ठीक है, 1940 में कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, जिससे क्या हुआ था, उन सेल्स के अंदर के जो बेसिक कॉम्प्लेक्स पार्ट्स थे, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, इनके बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी कर पाए थे। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ड। इट इज़ नोन दैट द सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। ये कहा गया था कि एक सेल जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म को भी बना सकता है, जिनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल होता है पूरी बॉडी के अंदर जो सारे फंक्शंस करता है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा के अंदर एक सेल होता है जो कि सारे फंक्शंस करता है। ओके, अमीबा के अंदर एक ही होती है, एक ही सेल होता है जो कि पूरे फंक्शंस करता है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग सेल्स होते हैं। तो ये जिनमें अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
ठीक है। जैसे क्लैमाइडोमोनास है, जैसे क्लैमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, क्लैमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनमें एक ही सेल है जो कि सारे फंक्शंस करता है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उनमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जो कि सारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, सच एज सम फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, इनमें क्या होता है, इनमें मल्टी सेलुलर्स होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज सम फॉर्म अ सिंगल सेल। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और वो सिंगल सेल क्या होता है, जाइगोट। ठीक है, क्योंकि रिप्रोड्यूस होने के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद सिर्फ जाइगोट फॉर्म होता है, एक सिंगल सेल, उसी से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ होती है। सो हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। या आखिर में सेल्स की ग्रोथ होती कैसे, और जो सेल्स हैं हम लोग जानते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक देखिए एक्टिविटी है गिवन, इसमें आपको सेल्स के बारे में दिखाया गया है कि सेल्स जो हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, क्या सारे सेल्स एक ही शेप के दिखते हैं, और ठीक है उनके स्ट्रक्चर सेम होता है, और उनमें क्या 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 डिफरेंस होता है, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें क्या कुछ ह्यूमन बॉडीज़ के सेल्स के बारे में गिवन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जिनका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, पहला है स्मूथ मसल सेल, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, और इसका कुछ फंक्शन होता है, वो नैरो सा लॉन्ग होता है। ठीक है, फिर ब्लड सेल्स जो होते हैं हल्के हल्के ओवल शेप्स में होते हैं या फिर सर्कुलर शेप्स में होते हैं, ये ब्लड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल हमारे दिमाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है एक सेल होता है जिसको हम लोग नर्व सेल कहते हैं, ये हमारे माइंड में प्रेजेंट होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, फिर आता है ओवम। ओवम जो होता है वो रिप्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवम जो होता है सबसे बिगेस्ट सेल होता है पूरी ह्यूमन बॉडी का। फिर बोन सेल आता है, बोन सेल बोन में प्रेजेंट होता है, और इसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से स्टार शेप्स में होता है। फिर स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पूरी ह्यूमन बॉडी का, जिसका कुछ स्ट्रक्चर होता है स्नैक लिप्स शेप में होता है। और फैट सेल होता है एक, ठीक है, जो आपके फैट्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं ह्यूमन बॉडीज़ के। ओके, फिर द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, आप उनका शेप और उनका साइज जो है पूरी तरह से डिटरमाइन किस पर होता है कि आखिर में वो फंक्शन कैसा कर रहे हैं, और ठीक है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरे स्ट्रक्चर जो है उनके फंक्शंस पर डिपेंड होता है कि वो आखिर में कर क्या रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जैसे अमीबा में क्या एक ही सेल होता है तो वो अपना शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, इन सम केसेस द शेल in some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell। अब जो कुछ देखिए सेल होते हैं जिनका शेप जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल है, हैव अ टिपिकल शेप। नर्व सेल का काफ़ी टिपिकल शेप होता है और इसका एक फिक्स शेप होता है। ओके, Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living form। ठीक है, अब जितने भी लिविंग सेल हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, बेसिक फंक्शंस करते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, आखिर में कैसे एक लिविंग सेल जो होता है वो ऐसे बेसिक फंक्शन कर पाता है। ठीक है, वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है मल्टी सेल, मतलब ज़्यादा सेल्स होते हैं, बहुत सेल्स होते हैं, तो इनके बीच डिवीजन ऑफ फ्लेवर्स होता है। कुछ सेल्स जो होंगे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करेंगे, कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करेंगे, कुछ लोग जो होंगे, कुछ सेल्स जो होंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है, इससे मतलब ये कह सकते हैं कि तभी तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल।
द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। ओके, जैसे कि अब सेल स्टमक में कुछ अलग है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क करेंगे, इसीलिए वहाँ पर डाइजेस्टिव वर्क होता है। हार्ट में पंपिंग वर्क होता है क्योंकि वहाँ पर पंपिंग सेल्स प्रेजेंट है जो पंपिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ फ्लेवर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। ओके, और डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो सिंगल सेल में भी सिमिलरली डिवीजन ऑफ इट्स ऑल्सो, हाँ, डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है वो सिंगल सेल में भी हम लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। अभी जो सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से ये बने होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब इनके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब इनके जो पार्ट्स होते हैं सेल के, इनके भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, उनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आएगा भी, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि नया नया मटेरियल सेल में बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, वेस्ट मटेरियल को बाहर हटाना, ठीक है। और अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। और इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से सेल जो है वो लाइवली परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, और इन्हीं ऑर्गेनल्स से हमारा सेल बनता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। ये काफ़ी सुनने में आश्चर्यचकित लगेगा और काफ़ी अच्छी बात है कि जितने भी सेल्स हैं उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होता है। अगर हम लोग एनिमल बॉडी के सेल्स की बात करें, एनिमल्स में ह्यूमन आते हैं, तो उनके पास जो सेल्स हैं उनका सेम ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होंगे। और अगर हम लोग प्लांट बॉडी की बात करें तो उनके डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी होंगे, कुछ सेम्स होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट भी होंगे। सो नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जिनको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, अपने एनालिसिस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर 5.2, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। या आखिर में सेल कैसे बना हुआ है, ओके, सेल किससे बना हुआ है, और मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, आखिर में सेल जो है उसको उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। वी सॉ अबव दैट वन सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सेल्स के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, आखिर में सेल ऑर्गेनाइज कैसे है, बना कैसे। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे सेल को, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। तो हम इनमें कई सारे फीचर्स को जान सकते हैं। एवरी सेल, ठीक है, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ देयर द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, लेट अस सी हाउ, ठीक है। तो एवरी सेल, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, न्यूक्लियस माइंड ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म मतलब उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सभी सेल के अंदर मिलेगा, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फिर हमारा ह्यूमन बॉडी सेल हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सो देखिए, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन बिल्कुल इनका ये जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from the external environment। ये outer covering होती है सेल की, जो कि external environment, बाहरी environment से, ठीक है, बाहरी जो वातावरण होता है उससे दूर रखती है। For example this one minute। सो जो हमारा सेल उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाने के लिए। मान लीजिए हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इसकी ये जो आउटर बाउंड्री है इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अभी जो आउटर बाउंड्री है ये बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे जो सेल है ना उसको दूर रखती है। ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है इससे ये जो आउटर बाउंड्री है ये अंदर नहीं आने देती है और ना अंदर की चीज़ों को बाहर जाने देती है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो जितना भी हमारा अंदर का मटेरियल है सेल का वो एक तरीके से पूरी तरह से बिखर जाएगा ऐसे ऐसे करके, राइट। और अंदर की जो बाहर की टॉक्सिक थिंग्स होंगी वो भी अंदर आ जाया करेंगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से बाउंड्री होती है, ठीक है, सभी सेल में होती है। बाउंड्री जो होती है सभी सेल में होती है।
चाहे वो एनिमल सेल की बात करें, चाहे वो बैक्टीरियल सेल की बात करें, चाहे वो प्लांट सेल की बात करें, ठीक है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, ये कुछ मटेरियल को अंदर नहीं देती है, ठीक है, सिलेक्टेड मटेरियल को ये अंदर आने देती है, और जो नॉन सिलेक्टेड मटेरियल होती हैं उनको नहीं आने देती है, ठीक है। और जितने भी इसको बाहर को भेजने होते हैं, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे सेल के, अगर इसे बाहर भेजने हैं तो ये आसानी से भेज सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या सिलेक्टेड परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये कुछ सिलेक्टेड ही कंपोनेंट्स को अंदर या बाहर कर सकती है, ठीक है। ये सभी कंपोनेंट्स को या सभी टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको अंदर नहीं आने देगी। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन या फिर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट द सेल। आखिर में कैसे सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और सब्सटेंस जो है वो सेल के बाहर आते हैं। So some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion, ठीक है। कुछ सब्सटेंस जो कि some substance like कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो होते हैं इनका अंदर बाहर लगा रहता है। अब वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ठीक है, ये मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है तो विद द हेल्प ऑफ वो डिफ्यूज़न की मदद से वो जा सकती है, ठीक है। ऐसे जो ऑक्सीजन है उसको अंदर को आना है सेल के, तो वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न अंदर आ सकती है। सो वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ रखा है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट जहाँ पर वो ज़्यादा है उधर से मतलब उधर से पार्टिकल्स का मूवमेंट कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन बहुत कम है, तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो यहाँ से और यहाँ तक होगा, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से और यहाँ तक होगा, तो इसी को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, ओके। So we saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of where its concentration is low. जैसे मैंने आपको बताया, something similar to this happens in cell when, for example, some substance like CO2 which is cellular based and requires to be excreted out by the cell, ठीक है। जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सेल का एक मतलब बेस्ट सबसे बेकार कंपोनेंट है जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये सेल्स के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। अब भाई पूरी बॉडी में हमारे जो पूरी बॉडी में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नहीं होता प्रेजेंट, लेकिन सेल के अंदर वो किसी ना किसी प्रोसेस से प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। जो जितने भी रिएक्टेंट मतलब इतने रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब वहाँ पर सेल के अंदर उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा मात्रा में, और हमारी बॉडी में बिल्कुल होता ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस कब इन्वॉल्व होती है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव होती हैं, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल के अंदर है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या कहती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा। इसी से क्या हो जाता है कि जो एक्सक्रिएट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स से, ओके। अब ऐसे ही इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ सेल एज सून एज देयर डिफरेंस ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया, राइट। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of the O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gases exchange between the cells as well as the cell and its external environment, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन फॉर्म में है कि इसी की तरह से क्या होता है, जैसे CO2 बाहर होता है हमारे सेल से, ठीक है। CO2 हमारे सेल के अंदर ज़्यादा होता है इसलिए बाहर हो जाता है। अब जो O2 होता है मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और सेल को भी नीड होती है O2 की, ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है उसको O2 की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है। हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो बाहर को है, हमारी बॉडी में वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन इतनी है नहीं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या कहती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होती है, इसलिए हमारी बॉडी से सेल के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो मूवमेंट में होती है, इसीलिए। ओके, सो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड करती है। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सो वाटर में भी डिफ्यूजन का ही लॉ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें डेफिनेटली डिफ्यूजन का नहीं होगा, इसमें ऑस्मोसिस का होगा। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफर होता है पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसमें लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में हमेशा गैस और सॉलिड पार्टिकल्स का यू नो ट्रांसफर होता है। ओके, सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस। अगर हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक तरीके से डिफरेंस करें तो डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। So the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute कॉन्सेंट्रेशन। सो जहाँ पर हमारा वाटर ज़्यादा होगा तो वो जहाँ पर वाटर कम होगा उसकी तरफ मूव करेगा, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर? क्या होगा अगर हम प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है। सो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल If the medium surrounding the cell has a higher water concentration, then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमने बाउल लिया, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करने का है, ठीक है। एक बाउल लिया, बाउल के अंदर हम लोगों ने सॉल्ट को घोल लिया पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी के अंदर हम लोगों ने सॉल्ट को घोल लिया, अब क्या करा कि हम लोगों ने एक सेल डाला उसके अंदर, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का सेल की सराउंडिंग में ज़्यादा होगा तो जो सराउंडिंग का वाटर है वो सेल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस लग रही है, डिफ्यूजन सॉरी ऑस्मोसिस की प्रोसेस लग रही है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्टी सॉल्यूशन बना या फिर सुगरी सॉल्यूशन बना, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल। अब जो कॉन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग से मतलब एक हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पर, और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव होगा, और जब वो मूव होगा तो इसका मतलब उसमें ऑस्मोसिस लग रहा है। अब हमारा सेल पहले नॉर्मल पोजीशन में था, ठीक है, अब जब उसके अंदर और पानी भर गया तो वो थोड़ा सा मोटा हो गया, स्वैलन हो गया, ठीक है। और ये जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है सराउंडिंग में एज़ कम्पेयर टू सेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर को ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो स्वॉलन हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव द नेट रिजल्ट इन द वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जैसे मैंने आपको बताया जब सेल होता है वो स्वेलन अप हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as the isotonic solution. तो अगर सेल के अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दोनों जगह सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कोई सा भी चेंज नहीं होगा, और जो सेल होगा वो हमारे नॉर्मल पोजीशन में ही रहेगा, और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इज नॉट सेम। अब दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों तरफ वाटर मूव करेगा, लेकिन किधर से भी नेट फोर्स नहीं लगेगा, ओके। तो ओवरऑल जो मूवमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और सेल जो है, सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। सो इफ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम है सराउंडिंग में एज कम्पेयर टू सेल, ठीक है, तो सेल के अंदर का जो पानी होता है वो बाहर को आ जाता है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस, लेकिन लिक्विड में ऑस्मोसिस होता है,
ओके। सो अब सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ आ गया, तो इससे क्या होगा, सेल जो होगा वो हमारे श्रिंकेज पोजीशन में हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, और इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस 3 सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो बोलने में थोड़ा मोटा लग रहा है ना, तो इसमें स्वोलन हो जाता है सेल। आइस तो सिंपल है, ठीक है, आई आई देखो दोनों में एच एच है, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक हाइपो मोटा, हाइपरटोनिक नॉर्मल, सॉरी हाइपरटोनिक श्रिंकेज, आइसोटोनिक नॉर्मल। ओके, जो सबसे बियर्ड है मतलब आइसोटोनिक, दोनों में एच एच आ रहा है लेकिन इसमें आई आ रहा है, तो ये जो है नॉर्मल है, ठीक है। हाइपर हाइपर मतलब अब वो सेल जो है वो हाइपर हो चुका है, अब उसको श्रिंकेज की जरूरत है, वो सिकुड़ जाता है, हाइपो मोटा, ठीक है। सो ये हो गया। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, जो कि सिलेक्टिवली मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, मतलब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी गिवन है। ओके, ये एक्टिविटीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हैं, राइट, काफ़ी इजी इजी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा एक्टिविटीज़। जैसे ये वाली एक्टिविटी आपको एग के साथ करनी है, और सुबह से एग रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमें जो एग की शेल होती है, एग की जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग होता है, उसको हटा देना है कि और हटाना कैसे है, उसमें हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, मतलब जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो वाला HCl डालना है। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल होती है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। थिन आउटर स्किन नाउ इंक्लोज द एग। अब जो ऊपर की जो आउटर स्किन है वो दिख जाएगी, ठीक है। सो पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। अब जब सेल उतर गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है, वाटर के अंदर को सेल को डाल देना है, वाटर के अंदर जो एग है उसको हम लोगों को डाल देना है 5 मिनट के लिए। वॉट टू बी ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा था, एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पोसेसेस इनटू द ऑस्मोसिस। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो सेल है वो स्वेल मोटा हो चुका, जो सॉरी एग होगा जो मोटा हो चुका होगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन है बाहर सराउंडिंग में वाटर का, अगर हम बात करें अंदर के मुकाबले, ठीक है। अब प्लेस अ सिमिलर deshelled egg in a concentration salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrinks by water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentration. Okay, ये तो हो गया सब। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, एक्टिविटीज़ काफ़ी इजी एक्टिविटीज़ हैं। और सो वी कैन ऑल्सो ट्राई बाय सिमिलर एक्टिविटीज़ विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स, ठीक है। ऐसी यहाँ पर इन्होंने किशमिश जो होती है, रेसिन्स जिसे कहा जाता है, एप्रिकॉट्स कहा जाता है, उनके साथ करी है ये एक्टिविटी। इसमें क्या करा है इन्होंने कुछ किशमिश ली हैं, उसको क्या करा है इन्होंने पानी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ी देर बाद देखा है तो क्या इन्हें मिला कि जो किशमिश होंगी वो बिल्कुल एक तरीके से मोटी हो चुकी होंगी, फूल चुकी होंगी, ठीक है, उनको स्वेल हो चुकी होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम होता है कंपेयर टू बाहर के मुकाबले। जो हम लोगों ने बाहर पानी में उनको डाला था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। इसीलिए जो किशमिश होंगी वो मूव चुकी, जो किशमिश होंगी वो क्या कर चुकी होंगी, वो मोटी हो चुकी होंगी। सो आई थिंक चलो मैं यहाँ तक करवा देता हूँ, डोंट वरी। So unicellular freshwater organisms at most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plants root is also an example of osmosis, ठीक है। प्लांट्स प्लांट रूट्स जो होते हैं, राइट, प्लांट्स रूट होते हैं जैसे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को, मतलब प्लांट रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट रूट्स हैं ये वाटर का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी प्रोसेस जो होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड द डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। और जो डिफ्यूजन होता है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। इन एडिशन इन दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट से सेल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को भी, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको भी प्राप्त कर सकता है बाय दीज बोथ प्रोसेसेस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के, जो सेल के बाहर सेल के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिनको हम लोग लिपिड और प्रोटीन्स
कहते हैं, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कुछ ऐसी फॉर्म में होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर कवरिंग इनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होगा, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, ठीक है। इनके बीच में जो प्रोटीन होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, एंटेंगर्ड होता है, अंदर को दबा दबा होता है। लिपिड की बाइलेयर होती हैं, मतलब 2 लेयर्स होती हैं। लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, इनके बीच में जो प्रोटीन होता है वो दबा दबा रहता है, ठीक है। अब मैं ओके, फिर 1 मिनट। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf the food and other material from its external environment. Such a process are known as endocytosis. ठीक है, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अब यहाँ पर एक प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का मतलब ये है जिस प्रोसेस से जो अमीबा है अपने फूड को लेती है, ठीक है। अमीबा का शेप कोई डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पर फूड है, राइट। आप फूड के लिए वो अपना शेप को चेंज कर लेगी, जिसके अंदर जैसे जिससे क्या होगा, जो फूड है वो इसके अंदर चला जाएगा। उसने अपने शेप को चेंज कर दिया, उसका शेप कुछ नहीं होता है, उसने अपने शेप को चेंज करा जिससे फूड जो उसके अंदर चला गया। और जो प्रोसेस है इसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, मतलब इसने अपने फॉल्स फीट बना ली है। इसने अपने फॉल्स फीट बना लिए, नकली पैर बना लिए, नकली, ठीक है, नकली पैर बना लिए, जिससे क्या हुआ, जो सेल जो फूड होगा वो अंदर चला जाएगा। ओके, सो आई थिंक गाइस काफ़ी नाइट हो रही है अभी, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ठीक है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं कल वीडियो बनाता हूँ, ओके। आज तक यहीं पे, और कल हम लोग सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। कल मैं हो सकता है इस पूरी बायो को निपटा कर फिज़िक्स की तरफ मूव करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक मैं कर पाऊँगा, ओके। लेकिन कल मैं आपकी बायो पूरी ही कर दूँगा, बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।